हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट की तैयारी करने वाले तमाम बच्चों के माइंड में एक सवाल तो आता होगा कि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बायोलॉजी में 360 में से 360 आ रहे हैं। सर वो एक क्वेश्चन भी नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, तभी 360 में से 360 आ रहे हैं। सर उनकी क्या रणनीति होगी कि वो बायोलॉजी में से पूरे मार्क्स लेके आ रहे हैं? क्योंकि सर बायोलॉजी पूरा अपने आप में 50% वेटेज कैरी करता है, 50% खुद बायोलॉजी रखता है अपने पास। और अगर 360 बायोलॉजी में जिस बच्चे के आ रहे हैं तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिक क्लियर हो रही है। हमें तो बस फिजिक्स और केमिस्ट्री संभालनी है, बाकी अगर बायोलॉजी हमने अच्छे से कर लिया तो 50% मार्क्स तो आ रहे हैं, क्वालिफाई हम वैसे ही हो रहे हैं। तो सर हम किस तरीके से बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं? कैसे ये हम कर सकते हैं? क्या वो रणनीति रखते हैं जिसमें से पूरे मार्क्स आ जाते हैं? बच्चों में ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रेटजी है ये उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली है जो बच्चे इस टाइम पे क्लास 12th में हैं या फिर वो ड्रॉपर हैं। क्लास 11th में हैं उन बच्चों के लिए इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एक करेक्ट सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लास 11th का और 12th का सिलेबस बेटा वो दोनों अलग अलग तरीके से करवाया जाएगा, आपको हर साल अलग अलग तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन जो बच्चा 12th में है वो एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज आपस में टॉपिक्स को कोरिलेट करके पढ़ सकता है, और हर एक टॉपिक बायोलॉजी का आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन रखते हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं। और आप भी जानते हैं कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बायोलॉजी कभी भी रटने का सब्जेक्ट रहा ही नहीं है। बेटा बायोलॉजी तो अपने आसपास की चीजें अपने आप को जानना ही तो बायोलॉजी है। आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर लो, है ना, उनको प्रैक्टिकल तरीके से समझ लो आराम से, वही तो बायोलॉजी है। अगर आपको रटने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर तो बेटा बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी तो रटना बिल्कुल नहीं है। क्या सर अब हमें ये बताइए सर कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़े? अगर उस सीक्वेंस से आप पढ़ लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कोई नहीं रोकने वाला है। क्या सीक्वेंस रहेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा पहला ही है कि आपके बायोमोलिक्यूल्स आपको कवर कर लेना है। सबसे पहले आप कवर करने वाले हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स। सर बायोमोलिक्यूल्स, तो सर ये तो क्लास 11th का टॉपिक है। हाँ बेटा क्लास 11th का टॉपिक है और हमको सबसे पहले यही कवर करना है। सर ये पहले कवर क्यों करना है? बेटा आप अगर क्लास 12th का टॉपिक अगर देखते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी का, जिसको हम कहते हैं आपके मोलिकुलर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आप जब भी पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब आप सब जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनाना, कॉपी करना। फिर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनाना, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनाना, ट्रांसलेशन। बेटा प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन किससे बना है? आप सब जानते हैं अमाइनो एसिड से। तो बेटा अमाइनो एसिड कहां पर पढ़ोगे? बायोमोलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब प्रोटीन पढ़ने से पहले आपको अमाइनो एसिड का पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? आरएनए। तो ये सब चीजें आपको कहां पर पढ़ने को मिलेगी? बायोमोलिक्यूल्स। डीएनए रेप्लिकेशन आप तब समझ पाएंगे जब आप डीएनए को समझें। तो डीएनए को कहां समझोगे? यहां समझोगे। और उसके लिए आपको डीएनए को समझने से पहले आपको न्यूक्लियोटाइड समझना पड़ेगा। वो कहां समझोगे आप? बायोमोलिक्यूल्स में। तो आपको समझ में आया कि आप मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ोगे उससे पहले आपको बायोमोलिक्यूल्स क्लियर होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन सेकंड बात है बेटा। फर्स्ट बात हमारे सामने आती है कि हम डीएनए समझे। डीएनए से पहले हम ये समझे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। बेटा प्रोटीन सिंथेसिस हम समझे उससे पहले हम समझे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन समझे उससे पहले समझे कि अमाइनो एसिड क्या है। ये एक सीक्वेंस बन गया, है ना। अब आप जानते हैं कि मोलिकुलर बायोलॉजी के बाद हम सेकंड पे जाते हैं सेल बायोलॉजी। बेटा आप सभी को पता है कि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल डिवीजन ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो सेल डिवीजन यानी कि सेल रिप्रोडक्शन कर रही है ना, वो कब करेगी? जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। आप सभी को पता है प्रोटीन्स बनेंगे। तो बेटा यहां पर आप समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा तब जाकर सेल डिवीजन करेगी। एस फेज के अंदर आपको पता है डबलिंग होगी वहां पर। तो ये तब पता चलेगा कि कैसे सेल डिवीजन हो रहा है, जब आप रेप्लिकेशन समझेंगे। तो आपको समझ में आया कि ये समझने से पहले ये समझना है, ये समझने से पहले ये समझना है। इतना आपको समझ में आ गया, यहां पर क्रोमोसोम समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया, तो उसके बाद जेनेटिक्स तो आप इजीली कर लोगे। तो आप समझे कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है ना। अगर एक सीक्वेंस आपने अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो फिर कहां पर दिक्कत आने वाली है? रटना पड़ेगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये करूंगा उससे पहले ये हो गया, तो ये तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं।
और अगर एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो बेटा आप बताइए कि रटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, जब आपको पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। अगर इसके बाद मैं देखता हूं जेनेटिक्स के बाद, तो बेटा फिजियोलॉजी, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, आप इजीली कर सकते हैं, है ना। इसको आप अलग से भी कर सकते हैं, इनके साथ कोई रिलेट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बेटा ये हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से फिजियोलॉजी, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, मानव कार्य की हो, जंतु कार्य की हो या फिर पादप कार्य की, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है प्रजनन बेटा, प्रजनन प्रजनन क्या करना है, ठीक है। इस टॉपिक के बाद फिजियोलॉजी के अंदर ही एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन, अलग से क्लास 12th में दे रखा है। इसके बाद ये करे रिप्रोडक्शन, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप जानते ही हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको करना है, और उसके बाद में आपको करना है इकोलॉजी, और उसके बाद एवोल्यूशन। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि जीन के लेवल पे देखो, आपको पता चलेगा एवोल्यूशन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो आप समझेंगे कि वेरिएशन कैसे आया। तो आप जेनेटिक्स पढ़ के जा चुके हैं बेटा, आप जेनेटिक्स पढ़ के जा चुके हैं, आप मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ के जा चुके हैं, तो क्या आपसे वेरिएशन छुप पाएगा। आप सोच के देखिए, मैं बोलूंगा एवोल्यूशन पढ़ाते हुए, उद्द विकास पढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि बेटा देखो यहां पर वेरिएशन देखने को मिलेगा, आप वेरिएशन कैसे आया, अरे जेनेटिक्स पढ़ चुका सर, म्यूटेशन सर, रिकॉम्बिनेशन सर, क्रॉसिंग ओवर सर, सेल बायोलॉजी में पढ़ के आ चुका। तो आप सोचिए, आप अगर एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो ना तो आपको वेरिएशन समझ में आएगा, अगर मैं कहूंगा कि वेरिएशन आ गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वेरिएशन उनमें आ गया, तो कहां से आ गया। तो आप समझेंगे एवोल्यूशन समझने से पहले आपने जेनेटिक्स पढ़ी, सेल बायोलॉजी पढ़ ली, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी, तीनों आ गए ना बेटा। क्रॉसिंग ओवर आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा, हाँ कि ना। तो आपको पता है कि नई स्पीसीज कैसे बनेगी, क्रॉसिंग ओवर से भी बनती है, रिकॉम्बिनेशन से बनती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी बनती है। तो आप पढ़ के आ चुके हैं, आप जेनेटिक्स पढ़ के आ चुके हैं, आप सेल बायोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, है कि नहीं। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन, द लिविंग वर्ल्ड, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, क्योंकि आप सब पढ़ के आ चुके हैं बेटा, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म किस, जैसे प्रोटोजोआ के बाद पोरिफेरा इवोल्व हुआ है, पोरिफेरा के बाद सिलेंटेटा के बाद टीनोफोरा, ऐसे करते 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 पूरा ह्यूमन बना है। तो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस समझ में आएगा कि किस तरीके से बना है, कहां पर क्या चेंज हुआ है, कहां वेरिएशन हुआ है, और कैसे जीन में चेंज हुआ है, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके बेटा कि उसके बाद एक नई स्पीसीज बनी है कि नहीं है। ऐसे पता चलेगा कि हर एक फाइलम टू फाइलम, हर एक स्पीसीज टू स्पीसीज आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो बेटा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पता चलेगा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। नहीं तो अभी क्या होता है कि क्यों बच्चा क्लास 11th का और 12th का आते ही क्वालिफाई नहीं कर पाता एग्जाम को, बहुत कम होता है ना। क्योंकि वो बच्चे जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो 6 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, लेकिन वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में, वो क्या करे। तो ये सीक्वेंस अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये सीक्वेंस मोस्टली क्लास 12th में जो बच्चा है और जो ड्रॉपर है, रिपीटर है, वो बच्चा अगर इस सीक्वेंस से पढ़ लेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आराम से उसके और भी नहीं तो 340 मार्क्स आ जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर अपनी एक्यूरेसी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है। आपको पता है कि थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है बेटा, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आपने कॉपी नोट्स पढ़े। ध्यान रखना, एक चीज और पूछते हैं सारे मैक्सिमम बच्चे मुझसे कमेंट करके ये पूछते हैं, क्या सर एनसीईआरटी से ये हो जाता है क्या। तो बेटा एनसीईआरटी से रैंक तो नहीं आती है, हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया एनसीईआरटी से, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से रैंक नहीं आ सकती है। हमारा मोटिव, क्योंकि 2027 चालू ही हुआ है बेटा, चालू होगा अभी, कहने का मतलब 2027 के लिए आपकी तैयारी स्टार्ट ही हुई है अभी, है ना। अभी जस्ट एग्जाम भी लगी रीनीट की, उसके बाद में। तो अब सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी से हो सकता है नहीं, कॉपी नोट्स भी आपको पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा है इसके अंदर। और कॉपी नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लगाना बेटा, हमारे लिए एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स का काम करेगी, है ना। आपको भी पता है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक्सप्लेनेशन मांगती है, हर एक लाइन का मतलब निकलता है बेटा, वो लाइन का मतलब आपको ये समझा के जाएंगे कॉपी नोट्स, और आपको उत्कर्ष बहुत शानदार तरीके से, एकदम एक से बढ़कर एक फैकल्टी है, दमदार फैकल्टी है, जो आपको इन डिटेल, इन डेप्थ आपको पढ़ाने वाली है। इसी तरीके से पढ़ाएगी, कोरिलेट करते हुए पढ़ाएगी, ताकि आपको बायोलॉजी बिल्कुल ना रटनी पड़े बेटा। इसी तरीके से पढ़ाई जाती है आपको, है ना। कॉपी नोट्स, उसके बाद तमाम क्वेश्चन, देखो पहला कॉपी नोट्स, है ना। सेकंड हमारे पास आ गया एनसीईआरटी लगानी है। एनसीईआरटी लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा, ये सबसे ज्यादा है। हमने तैयारी तो कर ली सारी, लेकिन अब देखो तलवारबाजी भी सीख ली, ये सब सीख ली, लेकिन प्रैक्टिस भी तो करना जरूरी है। अरे थ्योरेटिकल हमने सीख ली, हाँ ऐसे तलवार होती है ये, तो अब उसकी प्रैक्टिस भी तो करोगे, तो बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो आपने थ्योरी पढ़ी कॉपी नोट से, एनसीईआरटी से, अब उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना। आपने थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को अप्लाई करो, कहां अप्लाई करोगे, क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करोगे बेटा।
अगर क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो आपको आपकी अप्रोच पता चल जाएगी। कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्या अप्रोच थी इस क्वेश्चन करने की, क्या माइंडसेट था उस टाइम पे इस क्वेश्चन को करते हुए कि ये गलत हो गया, और सही हो गया तो क्या माइंडसेट था मेरा कि क्या सोच के मैंने इसको सही किया, वो चीजें। तो इस तरीके से आप करोगे तो बेटा आपसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। इसी तरीके से पढ़ना है, ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। कॉपी नोट्स, एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन, चाहे पीवाईक्यू हो या फिर एमसीक्यू हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, सबसे ज्यादा चाहिए मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी एनटीए डालने लग गया है बेटा। बहुत क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन, साथ में असर्जन रीजन के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इनको करने में बड़ी जो जान जाती है बेटा। तो आपको ये तब पता चलेगा जब आप कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो आराम से असर्जन रीजन आ जाएगा बेटा। इस एक सीक्वेंस की वजह से आपके माइंड में एक साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाएगा बेटा। सीक्वेंस फॉलो करने की वजह से बेटा, सीक्वेंस सिर्फ फॉलो करने की वजह से आपके माइंड में एक साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाएगा। चाहे अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है ना, तो आपका कॉमन सेंस और एक साइंटिफिक एटीट्यूड है ना, वही उस क्वेश्चन को ठीक करवा देगा, है ना। ये कॉमन सेंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से भी कई क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि अगर आपने रिलेट करते हुए समझ के कोई टॉपिक पढ़ा, रट के पढ़ोगे तो बेटा नहीं हो पाएगा, है ना। वो सेम क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, अगर नहीं आया, लैंग्वेज चेंज कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रटा है, इसीलिए बेटा। तो आपको करना क्या है कि इस सीक्वेंस से करोगे तो आपके माइंड में साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाएगा। और कैसे साइंटिफिक एटीट्यूड को मैं बढ़ा सकता हूं, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजी के अंदर मैं मेरे जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मेरे सारे उत्कर्ष के बच्चे और तमाम जो यूट्यूब पे हमें सभी बच्चे जो देखते हैं उनको मैं पढ़ाता हूं, तो एक बात सभी जानते हैं, सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं ये बात, कि मैं उनको अपनी क्लास में एक चीज जरूर बताता हूं। वो क्या चीज है बेटा? वो चीज है क्या कि मैं एक चीज देता हूं कि देखो, हमको पता है कि सबसे बड़े अस्त्रों के अंदर एक अस्त्र सबसे बड़ा होता है जिसको बोला जाता है ब्रह्मास्त्र। और मैं कहता हूं कि बायोलॉजी के अंदर भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिसको मैं कहता हूं बायो ब्रह्मास्त्र। सर ये बायो ब्रह्मास्त्र क्या होता है? हमने ब्रह्मास्त्र तो सुना था, लेकिन बायो ब्रह्मास्त्र क्या है? आइए बेटा बताता हूं मैं बायो ब्रह्मास्त्र क्या होता है। बेटा बायो ब्रह्मास्त्र में दो सवाल होते हैं, सिर्फ दो सवाल, हाउ एंड वाई। अब मैं कैसे करता हूं सर, इसको अप्लाई कैसे करूं सर? मैं इस अस्त्र को, मैंने तो ठीक है आपने कह दिया सर, इन अस्त्रों को चलाऊं कैसे, अप्लाई कैसे करूं? तो सीधी और सिंपल सी बात है बेटा, एक क्वेश्चन से समझते हैं। मैं आपको पूछूं कि लाइफ ऑफ आरबीसी, बेटा आरबीसी की जिंदगी जीवन कितने साल का है, तो कितने टाइम का है? तो आप बोलोगे सर 120 दिन। ठीक है, क्या बोलोगे? 120 दिन, यही बोलोगे, है ना। दूसरी चीज आप बोलोगे कि सर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज, है ना, वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड करता है सर, डीएनए के साथ बाइंड करेगा और फिर दूसरा डीएनए बना देता है सर, और इसी को मैं डीएनए रेप्लिकेशन कहता हूं सर, है ना सर, मैं इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहता हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, तुम्हें कैसे पता 120 दिन? तुम्हें कैसे पता 120 दिन? तो देखो, दो मेरे पास अस्त्र है, बायो ब्रह्मास्त्र। तुम्हें कैसे पता? हाउ हाउ यू नो द लाइफ ऑफ आरबीसी इज 120 डेज? आपको कैसे पता? तो आप कहेंगे सर मेरे को तो सर ने बताया था। और मैंने कहा आपके सर को कैसे पता? उनके सर ने बताया। एक ऐसे करते करते हमको पता चलेगा कि पहले आदमी को कैसे पता कि उसकी 120 दिन की जिंदगी होती है भाई। चलो एक तो ये समझ में आया सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है वाई ओनली 120 डेज। पहला तो हमारे पास हो गया सर, हाउ यू नो 120 डेज? सर वाई ओनली 120 डेज? 120 दिन ही क्यों सर? क्यों नहीं 100 सर? क्यों नहीं 50 सर? क्यों नहीं 200 दिन? क्यों नहीं 1 साल सर? वाई ओनली 120 डेज कैसे कह दिया सर आपने? तो ये है बायो ब्रह्मास्त्र। ध्यान रखना, बायोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बेटा, व्हाट, इसकी बिल्कुल जगह नहीं है, ना तो हमारी साइंस में जगह है ना हमारी बायोलॉजी में जगह है। कैसे? अभी अप्लाई करके दिखा दो मुझे। मैं बोलूं लाइफ ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120। आप बोलो व्हाट। कहने का मतलब जो ये लाइन बोली है ना मैंने कि आरबीसी की लाइफ 120 दिन की होती है, नहीं समझ में आई तुमको, इसलिए तुमने पूछा क्या बोला सर, ये तभी तो निकल के आता है बेटा। तो इसकी जगह हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जो जगह है इन दो बायो ब्रह्मास्त्र की, हाउ एंड वाई, इनको अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे? हर एक लाइन के पीछे हाउ एंड वाई लगा दो, क्योंकि लाइन तो होगी ना कि आरबीसी जो है वो 120 दिन की होती है। क्यों सर? कैसे सर? हो गया ना, हर एक लाइन के पीछे ये लगा दो, आराम से ये अस्त्र काम करेगा अपना। इसी तरीके से होता है बेटा। नेक्स्ट, कि डीएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए, हाउ यू नो? आपको कैसे पता कि डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के साथ बाइंड करके रेप्लिकेशन कर दिया? कैसे पता? सर आपने किताब में पढ़ा, आपके सर ने पढ़ा, ऐसे करते। पहले आदमी को कैसे पता सर
कि डीएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए एंड रेप्लिकेट द डीएनए। हाउ यू नो सर? तो ये चीज है बेटा बायो ब्रह्मास्त्र। अगर इस तरीके से तुमने पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चे, और ये सीक्वेंस जो मैंने तुम्हें बताया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है इसी तरीके से। तो है ना बेटा, और उम्मीद है मुझे कि वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं अगर इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इस मार्क्स से। और इस 2027 के अंदर तुम व्हाइट कोट के साथ उस एप्रोन के साथ मुझे दिखाई दोगे और एक मैसेज करोगे, थैंक यू सो मच सर, ये करोगे। और मैं चाहता भी हूं कि तुम बहुत जल्द मुझे ये मैसेज करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि 2027 में इस बार एक टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर तुम मुझे मिलो उस एप्रोन के साथ, उस स्टेथोस्कोप के साथ मुझे तुम मिलो उस मेडिकल कॉलेज में। एक फोटो भेजो मुझे एक कि सर देखो मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी और पूरी उत्कर्ष की टीम को होगी, आपकी पूरी फैकल्टी को होगी बच्चों, है ना। इससे आपके साथ ही हमारा नाम जुड़ा हुआ है बेटा। आप है तो हम हैं, है ना, ये बात सही है। आप नहीं तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। बिना छात्रों के शिक्षक का क्या मोल है बेटा? शिक्षक की वैल्यू तब तक है जब तक उसके पास छात्र हैं, है ना। बिना छात्रों के शिक्षक कुछ नहीं है कि नहीं है बेटा? तो वही चीज है, तो मैं वही चीज कह रहा हूं। और छात्र भी बिना शिक्षक के कुछ नहीं है, ये भी आप बात जानते हैं। क्योंकि हर याद है ना, चंद्रगुप्त कौन था और चाणक्य कौन था, और फिर क्या मिला चंद्रगुप्त को? किसकी वजह से? एक शिक्षक की वजह से। इसलिए दोनों की इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये सीक्वेंस अच्छे तरीके से कर लिया ना बेटा, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। ये सीक्वेंस जरूरी है, डेडली सीक्वेंस है बेटा। इस सीक्वेंस को कर लोगे और इस अस्त्र को, बायो ब्रह्मास्त्र को आप यूज कर लोगे, बस फिर हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना। इस साल तुम्हें एक अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, है ना बेटा। तैयारी को दमदार बनाए रखे, रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज उत्कर्ष की क्लासेस लीजिए बेटा, जो आपको वाईटी पे मिल रही है। और जो बहुत जल्द ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके अंदर भी आपने एनरोल कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और बहुत बढ़िया, हमेशा आपके लिए उत्कर्ष छात्र हित में हमेशा काम करता रहता है, आप सभी को पता है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। हैप्पी लर्निंग, सीखने को हमेशा एंजॉय कीजिए बेटा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।